अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे और एमजे मैथमेटिक्स के इस चैनल पर आपको वेलकम करते हैं। तो आइए आज से हम एक लेक्चर सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसके अंदर हम नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स को डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि ड्यू टू लॉकडाउन पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट किस्म के एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन कर दिया गया है और उसके अंदर एक नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स का पेपर भी शामिल है। तो इसीलिए हमने इस चीज़ को ज़रूरी समझा कि डिफरेंट स्टूडेंट्स के लिए कोई अगर कमी कोताही रह गई हो पेपर की तैयारी के हवाले से तो उनको एक तैयारी कराई जाए और लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया जाए। तो उसके अंदर हमने पिछले 5 साल की अगर कोशिश हमारी हो सकी तो उससे ज़्यादा पेपर को भी डिस्कस करेंगे ज़रूर। तो उसके अंदर हम जो है ना आज लेटेस्ट पेपर के जो MCQs वो आपको समझाने जा रहे हैं और जिसके अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि 2019 के पार्ट 1 के MCQs का जो पेपर था वो जो आया था उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला MCQs था जी हमारे पास मिड पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट 2 एंड 0 इज़ के 2 पॉइंट्स हमें दे दिए गए हैं, इसका हमें मिड पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले जो 2 पॉइंट दिए गए उनको गौर से देखिए 2 और 0 तो इनकी पोजीशन के हवाले से जो पहला 2 इंटरवल के अंदर उसको x1 कहते हैं और दूसरे को y1 और इसी तरह दूसरा जो पॉइंट दिया गया है उसके अंदर जो पहला एलिमेंट है उसको x2 और दूसरे को y2। तो जस्ट इसमें सिंपल सी ट्रिक है, ये फार्मूला मिड पॉइंट का ये यूज़ करते हैं हम। इस फार्मूले को यूज़ करते हुए आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। जो फार्मूला क्या है जी x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो x1 की वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी जो हमने सेलेक्ट की थी 2, वो 2 आ गया और x2 की वैल्यू 0, इसी तरह y1 की वैल्यू 2 और y2 की वैल्यू 0 और नीचे फार्मूले वाला 2 आ गया। 2 प्लस 0 2 और नीचे वाला 2 एज इट इज़ आ गया। और इसी तरह यहाँ पर भी 2 प्लस 0 बाई 2 तो 2 बाई 2 इसी तरह आ गया। 2 2 से कैंसिल होके 1 आ गया और ये 2 2 से कैंसिल हो गए 1 आ गया। तो ये जो पॉइंट के अंदर एलिमेंट आए 1 और 1 आए और ये इसका आंसर है। तो आइए नेक्स्ट MCQs को ज़रा इसके अंदर डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट MCQs था हमारे पास जी कि इन अ ट्रायंगल देयर कैन बी ओनली डैश राइट एंगल। सबसे पहले आप राइट एंगल को समझिए। MCQs जो भी आपने सॉल्व करना है उसके अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजीज यूज़ हुई हैं उनको आपने गौर से समझना है। तो उसके अंदर राइट एंगल ऐसा एंगल होता है जो कि 90 डिग्री का हो, ठीक हो गया। और जब कि ट्रायंगल की बात की गई है तो ट्रायंगल के अंदर अगर आप मजबूती तौर पर देखें तो 180 डिग्रीज होती हैं, ठीक हो गया जी। तो इसमें देखना आपने कि इन अ ट्रायंगल देयर कैन बी ओनली डैश राइट एंगल। तो ये इसका आंसर एक है जी, एक राइट एंगल मतलब एक एंगल 90 डिग्री का उसके अंदर होना चाहिए। तो इसका आंसर 2 क्यों नहीं हुआ, 3 क्यों नहीं हुआ, इस चीज़ को ज़रा गौर से समझिएगा। सबसे पहले 2 की बात करते हैं कि हमने यहाँ पर इसका आंसर 2 क्यों नहीं निकाला। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइट एंगल एक होगा तो 90 डिग्रीज हो जाएंगी। राइट एंगल 2 जैसे हम कह रहे हैं अगर 2 होता तो 2 क्यों नहीं है, दूसरा राइट एंगल शामिल करें तो वो भी 90 डिग्री का हो जाएगा। 90 प्लस 90 डिग्री करें तो ये 180 डिग्रीज 2 एंगल के अंदर ही पूरी हो जाती हैं। इसको देखें ज़रा अगर। तो जब कि ये जो ट्रायंगल का हमने मजमूआ लिखा है वो उसमें 3 एंगल शामिल होते हैं। तो जब कि यहाँ पर 2 एंगल ही 180 डिग्री के बन रहे हैं तो इसलिए कम से कम एक ही एंगल होगा, तब जाके वो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर वो एक एंगल फिट आ जाएगा हमारे पास। तो आइए अगर आगे देखिएगा ज़रा पॉइंट नंबर 3 के अंदर क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 3, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज डैश फ्रॉम इट्स आर्म्स। MCQ बड़ा ट्रिकी है, इसको गौर से समझना है आप लोगों ने। पहले क्या बात हुई जी, एंगल की बात आ गई, ये हमने एंगल AOB ड्रा कर दिया, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट उसने बात की जी कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए वैसे तो ये मैंने पेंसिल से ही ड्रॉ किया, आप प्रकार की मदद से भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हमने इस तरह से एक लाइन लगाई और उसके बिल्कुल दरमियान से इस लाइन को खींचा और इस लाइन को हमने कह दिया OM, यानी एंगल AOB का बाइसेक्टर OM है हमारे पास, ठीक है जी। तो बेसिकली वो क्या कह रहा है जी कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल,
कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल पे कोई भी आप पॉइंट ले लें, आप यहाँ पर ले सकते हैं, वहाँ पर, यहाँ पर, जहाँ मर्जी ले लें आप। तो हमने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, तो वो क्या कह रहा है जी, इज़ डैश फ्रॉम इट्स आर्म्स। तो इसको देखें कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल का ओ बी से जितना डिस्टेंस है उतना ही ओ ए से ही डिस्टेंस है। तो मतलब क्या हुआ कि एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। मतलब इक्वी जो है ना वो प्लूरल के जुमरे के अंदर यूज़ किया जाता है कि इक्वल डिस्टेंस है जी दोनों पॉइंट का। जो पॉइंट बाइसेक्टर पे हमने लिया है उसका ओ ए के लिहाज से और ओ बी के लिहाज से, दोनों के लिहाज से डिस्टेंस इक्वल है जी। ठीक होगा जी। अब एमसीक्यूज नंबर 4 की तरफ आएँ तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझिएगा कि ऐसी ट्रायंगल्स होती हैं जिनका साइज़ भी सेम हो और जिनके एंगल्स भी सेम हो। तो ये जैसे ड्रा करके भी हमने आपको बता दी, साइज़ भी इनका सेम है और एंगल भी सेम है। तो ये सिंपल से एमसीक्यूज है जी कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, एक जैसी होती हैं। तो ये थे 4 एमसीक्यूज। तो आइए ज़रा नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5 आ गया। ये भी उसी तरह का एमसीक्यूज है जैसे एमसीक्यूज नंबर 4 हमने डिस्कस किया कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव डैश एरिया। तो ये भी सेम एरिया आ जाएगा जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन के अंदर बताया है जी। ठीक हो गया जी। तो आगे बढ़ते हैं ज़रा। इसके अंदर 6 नंबर एमसीक्यूज के मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल आर। सबसे पहले ट्रायंगल की बात हो गई, हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर ली। तो ट्रायंगल का मीडियन आप देखें जी। मीडियन का क्या मतलब होता है कि ट्रायंगल की एक अल्टीट्यूड या एक लाइन ये है जी सी बी, इसके दरमियान से बिल्कुल मीडियन, जैसा कि मीडियन से ज़ाहिर है कि बिल्कुल मिड से इसके दरमियान से एक लाइन ड्रॉ करनी है और ये लाइन उस लाइन के ऑपोजिट वर्टेक्स पे जाके मिले। यहाँ पर इस चीज़ को जो कोना होता है एंगल का कहीं भी उसको वर्टेक्स कहते हैं। दोबारा से समझ लीजिएगा कि कोई भी लाइन आप ले लें, उसके मिड से एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि उस लाइन के ऑपोजिट वर्टेक्स पे टच करे। ठीक हो गया जी। अब इस लाइन को देखिए, इस लाइन का मिड पॉइंट ये होगा, ये ऑपोजिट वर्टेक्स सी पे आके इसको इंटरसेक्ट कर गई। इसी तरह लाइन ए सी जो हमारे पास है, इसके मिड से एक लाइन ड्रॉ करनी शुरू की जो वर्टेक्स बी के जो इसके अपोजिट था जाके मिली। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ आ रही है कि जो तीनों जो हमने लाइन ड्रॉ की हैं वो एक ही पॉइंट से गुज़र रही हैं, तो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम है। तो इस ऐसी लाइन को आप कॉन्क्यूरेंट कहते हैं। तो ये एमसीक्यूज था जी। आगे आए जी क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। If 3 altitudes of a triangle are congruent, द ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल को क्या कहते हैं? पहले तो अल्टीट्यूड समझ लीजिए होते क्या। अल्टीट्यूड बेसिकली ऊंचाई को कहते हैं। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर तीनों लाइन जो हैं वो सेम हो, मतलब उनकी एंगल भी सेम हो और उनकी लेंथ भी सेम हो, तो ऐसी ट्रायंगल को इक्विलेटरल ट्रायंगल कहते हैं। बेसिकली ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन है हमारे पास। तो ये एमसीक्यू नंबर 7 भी हो गया। अब 8 नंबर पे आए जी, ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस के बारे में पहले आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये गिवन मैट्रिक्स थी हमारे पास, इसके अंदर ये जो हॉरिजेंटल लाइन में एलिमेंट लिखे हुए इसको आप रो कहते हैं। तो मतलब क्या, ये R1, फिर इसी तरह ये हॉरिजेंटल लाइन में एलिमेंट्स लिखे हुए इसको R2 कहते हैं जी। ये हॉरिजेंटल लाइन में एलिमेंट लिखे हुए इसको R3 यानी रो 3। अब वर्टिकल लाइन के एलिमेंट चेक करने हैं। तो ये है जी C1, इसको कॉलम 1 कहते हैं जी। ये C2। तो ऑर्डर बेसिकली लिखने के लिए सबसे पहले जितनी रोज़ हैं उसको लिख दिया जाता है, दरमियान में बाय लिखा जाता है और उसके बाद 2 लिखा जाता है जी। मतलब 2 क्यों लिखा हमने कि उसके अंदर कॉलम 2 थे। तो मतलब क्या, ऑर्डर बेसिकली रो और कॉलम को शो करने का तरीका है कि मैट्रिक्स के अंदर कितनी रोज़ हैं और कितने कॉलम्स हैं। याद रखिएगा एक चीज़ यहाँ पर कि रोज़ को आपने हमेशा पहले शो करना है। अब इसको आप 2/3 नहीं लिख सकते क्योंकि इसके अंदर बेसिकली रो 3 है और रो का जिक्र पहले आएगा। तो ये एमसीक्यूज़ नंबर 8 हो गया। ये आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज़ नंबर 9 पे। एवरी रियल नंबर इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये एमसीक्यूज़ था यहाँ पर कि एवरी रियल नंबर क्या होता है। तो ये इसका आंसर है जी कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले रियल नंबर को समझ लीजिए। रियल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो
1 2 3 0 से स्टार्ट होकर आगे बढ़ते हैं जी। तो ये रियल नंबर्स होते हैं हमारे पास, माइनस की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखे जाएं, और इस इक्वेशन के अंदर ये a और b जो है वो रियल नंबर होते हैं, जबकि अयोटा एक इमेजिनरी नंबर होता है। इमेजिनरी नंबर का आपको पता होना चाहिए, जिसके अंदर अयोटा की वैल्यू √-1 होती है, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसका सोल्यूशन आसानी के साथ हमारे पास नहीं निकल सकता। तो दोबारा से समझिएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखे जा सकें, जिसमें a और b रियल नंबर हैं और a और b दोनों ज़ीरो हो सकते हैं इसके अंदर। ये चीज़ आपने गौर से देखनी है। तो जबकि हमने रियल नंबर लिया एक 1, यहाँ आपने बात को समझना है कि एवरी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों है। सबसे पहले आपने देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस अयोटा b की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और इसके अंदर a और b दोनों ज़ीरो हो सकते हैं। और हमने एक नंबर लिया 1 को हमने इस फॉर्म में लिख दिया। कैसे लिख दिया जी कि 1 प्लस 0 अयोटा, 0 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा, 1 प्लस 0 अगेन 1 बन जाएगा हमारे पास। तो इस चीज़ को अगर देखें, इस इक्वेशन के साथ मैच करिए, a प्लस अयोटा b, और यहाँ पर देखिए 1 प्लस 0 अयोटा। यहाँ पर a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 0 आ गई, तो उसका मतलब क्या है कि ये रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हमने शो कर दिया। इसी तरह एक और नंबर लिया 3, इसको 3 प्लस 0 अयोटा की फॉर्म में लिखा, तो ये अगेन हमारे पास a प्लस अयोटा b की फॉर्म में बन गया, जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमने कंडीशन लगाई थी, उस कंडीशन के अंदर हमने शो किया था कि a या b दोनों भी ज़ीरो हो सकते हैं, अगर दोनों ना हो तो एक भी ज़ीरो हो सकता है, और ना भी ज़ीरो हो तो वो भी कोई इतना मसले वाली बात नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि ना भी ज़ीरो हो हमारे पास। MCQ नंबर 10 है जी कि बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज़। तो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम की जो होती है वो e होती है, क्योंकि नेचुरल लॉग ऑफ e इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसलिए इसकी बेस भी e हो गई हमारे पास। MCQ नंबर 11 की तरफ आ जाइए, तो इसको देखते हैं ज़रा। ये क्वेश्चन है जी हमारे पास, √a प्लस बी इंटू √a माइनस √b। तो मतलब क्या, ये क्वेश्चन है जिसको जस्ट सॉल्व करना है, दरमियान में कोई साइन नहीं दिया गया, तो इसका मतलब है यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है। तो इसके लिए हमने एक आइडेंटिटी, सिंपल सी आइडेंटिटी है जो हम लोग और क्लासेस में भी पढ़ते रहे हैं, उस आइडेंटिटी का नाम क्या है जी कि a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के होता है। तो मतलब ये कहीं पर लिखा हो कि दो एलिमेंट प्लस भी हो रहे हों और दो एलिमेंट माइनस भी हो रहे हों, दरमियान में मल्टीप्लाई का निशान हो, तो पहले एलिमेंट का स्क्वायर माइनस दूसरे एलिमेंट का स्क्वायर। यहाँ पर एक बात याद रखनी है आप लोगों ने कि पहला एलिमेंट जैसा भी है, जैसा भी उसके ऊपर अगर पावर है तो बेशक होती रहे, अगर उसके ऊपर कोई भी जो है सब्सक्रिप्ट में कुछ लिखा है, जैसे भी है वो पावर में है, जैसे भी है वो जैसा भी नंबर है आपने उसका स्क्वायर लिखना है। ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि ये नीचे यूज़ होने वाली है। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है हमने इसके अंदर, √a प्लस √b इंटू √a माइनस √b। तो इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए मैंने आपको बताया था, अभी बताया मैंने, कि जैसा भी एलिमेंट है उसका होल स्क्वायर माइनस दूसरा जैसा भी एलिमेंट है उसका पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, ये स्क्वायर अंडर रूट से कट गया, तो बाकी हमारे पास a माइनस बी बच गया। अब यहाँ पर आप परेशान हो रहे होंगे कि ये ऐसा मैंने क्यों कर दिया, ये चीज़ भी आप समझ लीजिएगा कि अंडर रूट किसी भी चीज़ के ऊपर आ जाए, लेट्स सपोज मैं यहाँ पर लिख के आपको बता दूँ कि x के ऊपर अगर अंडर रूट आ जाता है तो उसका मतलब क्या होता है कि x की पावर 1/2 है। अगर मैं लिखूँ √2 तो इसका मतलब क्या है कि 2 की पावर 1/2 है। तो यहाँ पर अगर √a है तो उसका मतलब क्या है कि a की पावर 1/2, और बाहर वाला स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, माइनस का सिंबल आ गया, आगे b है जी, b की पावर 1/2 और बाहर वाला स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। तो जब पावर के ऊपर पावर आ जाए ना, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, वो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये मल्टीप्लाई किया तो ये 2 से कट गया, ये 2 से कट गया, a की पावर 1 बची और माइनस b की पावर 1 बची। ये आपको पता होना चाहिए, अगर हम लिखें ना लिखें ये की बात है। तो यहाँ पर ये a माइनस बी इसका आंसर आ गया।
तो ये हो गए जी 11 MCQs। अब आगे बढ़ते हैं ज़रा MCQs नंबर 12 की जानिब। ये भी बिल्कुल MCQs नंबर 11 की तरह सेम MCQs है। इसके अंदर क्या है जी, a की पावर 4 माइनस 4b की पावर 4 के हमने फैक्टर बनाने हैं। तो आइए फैक्टर बनाते हैं। वही सेम आइडेंटिटी का हमने इसके अंदर यूज़ करना है। हमने इसको पहले यहाँ पर लिखा है की पावर 4 माइनस 4b की पावर 4। अब यहाँ पर एक टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। हमने क्या लिखा है इसको कि ए स्केयर का स्केयर। पिछले MCQs अगर आपने गौर से समझा तो आपको यहाँ पर भी यह बात क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर स्केयर का स्केयर है तो अंदर वाली पावर बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई होकर 2 2 ज़ार 4 वही चीज़ दोबारा से बन जाएगी। यहाँ पर हमने एक काम क्या किया जी कि 4 और b की पावर 4 को अलग-अलग करके तो उसके बाद हमने इस पर पावर्स लगाई। 4 को हम याद रखिएगा 2 का स्केयर लिख सकते हैं। कैसे कि अगर मैं इधर लिख के आपको बताऊं जी कि 2 का स्केयर, इसका मतलब क्या होता है कि 2 को आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, वो अगेन क्या आ जाता है 4। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का स्केयर इज इक्वल टू 4। तो ये चीज़ लिखें वो चीज़ लिखें एक ही बात हो गई। तो जैसे ए की पावर 4 का हमने स्केयर का स्केयर लिखा था, ज़रा b की पावर को स्केयर का स्केयर। यहाँ पर ये पावर अंदर वाली बाहर से मल्टीप्लाई होके बाहर वाली पावर से मल्टीप्लाई हुई तो b की पावर 4 बन गई दोबारा हमारे पास। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि ये आपको आसानी रहेगी ऊपर वाले स्टेप से नीचे वाला स्टेप कैसे आया है। तो यहाँ पर पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर, तो इस आइडेंटिटी को हम यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। तो फिर क्या होगा कि पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट इनटू पहला एलिमेंट माइनस दूसरा एलिमेंट। अब यहाँ पर ये आप परेशान ना होइएगा कि इसके अंदर मैंने स्केयर क्यों लगाया, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि स्केयर के अंदर जो वैल्यू एज इट इज़ आएगी वो यहाँ पर लिखनी। तो ये इसके हमारे पास फैक्टर्स बन गए। आगे आ जाइए जी आप MCQs नंबर 13 के ऊपर। तो ये आसान सा MCQs है, वैसे तो है ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स, लेकिन मैंने इसको आपको आसान करके बता दिया है कि ये क्या है जी। 3 टर्म्स हमारे पास दी हुई हैं अलजेब्रिक टर्म्स, 45xy 15x स्क्वायर इंटू 30xyz। तो वो क्या है जिसका आपने सिंपल से एलसीएम निकालना है। MCQ एलसीएम जो है आप पहली लोअर क्लासेस के अंदर बेतहाशा इसको निकालते हैं, बार बार निकालते हैं, इसलिए आपको मुश्किल नहीं होना चाहिए। मैंने किया क्या है कि ये जो नंबर्स थे लेट्स सपोज 45 15 और 30, इनका अलग से एलसीएम लिया है। वही जो सिंपल तरीका आपको पता ही होगा कि 3 का टेबल लेके गए इस पे 3 15 ज़ार 45, 3 5 ज़ार 15, 3 10 ज़ार 30, फिर 5 का लेके गए, फिर 2 का लेके गए, फिर 3 का लेके गए। और जिस चीज़ का टेबल लेके जाते हैं जिस नंबर का, उसको लास्ट पे इकट्ठा लिख के एक दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 3 5 ज़ार 15, 15 2 ज़ार 30, 33 ज़ार 90। तो ये नंबर्स था जो नंबर्स गिवन थे इनका एलसीएम आ गया। अब आता है जी वेरिएबल्स, या जिनको आप कहते हैं जी अलजेब्रिक टर्म का एलसीएम कैसे लेते हैं। ये एक नई चीज़ यहाँ पर आई है, तो उसको गौर से समझिएगा। सबसे पहले तो आपने देखने हैं इसमें वेरिएबल कितने इस्तेमाल हुए हैं, एक्स वाई और जी। 3 वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं। अल्फ़ाबेटिकली देखा जाए तो एक्स पहले आता है, तो इसलिए आप यहाँ पर तीनों टर्म्स के अंदर देखिए कि एक्स की बड़ी पावर कौन सी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स स्केयर है तो वो एक्स स्केयर यहाँ पर आ गया। अब इसको नहीं छेड़ना, यहाँ पर भी एक्स है यहाँ पर भी एक्स है, जस्ट बड़ी पावर को देखना है, सेम वेरिएबल की बड़ी पावर को। एक्स का जो है ना मसला ख़त्म हो गया। अब वाई पे आएँ तो वाई इस टर्म के अंदर भी है, लास्ट के अंदर भी है, तो वाई एज इट इज़ आ गया, क्योंकि बड़ी से बड़ी जो वैल्यू थी उसकी वाई की वो पावर 1 ही थी, तो वाई एज इट इज़ आ गया। और जी अकेला यहाँ पर था तो जी भी यहाँ पर साथ आ गया। अब ये चीज़ आपने नहीं देखनी कि अब वाई इसके अंदर है, इसके अंदर भी है और इसके अंदर नहीं है तो हम इसको नहीं ले सकते। चाहे एक टर्म के अंदर भी हो कोई भी एलिमेंट, उसको एज इट इज़ लाजमी लिखना है आपने। तो सिंपल आपने याद रखना है कि तीनों एलिमेंट जो नंबर्स की फॉर्म में थे उनका एलसीएम लिया, और फिर वेरिएबल के अंदर जितने भी वेरिएबल हैं सबसे पहले अरेंजमेंट के साथ जो भी वेरिएबल आता है उसकी हाईएस्ट पावर लिखें, इसी तरह दूसरे की हाईएस्ट पावर लिखें, तीसरे की हाईएस्ट पावर लिखें, तो ये हमारे पास एलसीएम बन गया जी। अब MCQ नंबर 14 की तरफ आते हैं जी। इफ़ द कैपेसिटी सी ऑफ एलिवेटर इज़ एट मोस्ट 1600 पाउंड्स देन। तो ये सिंपल सा MCQ है। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बॉटल है हमारे पास, उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना 2 लीटर पानी आ सकता है। बॉटल भी आप उसके लिख लें तो उसके अंदर 2 लीटर पानी आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या है कि इससे ज़्यादा हम नहीं जा सकते। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको और किसी फॉर्म में अगर लिखें तो
कि b इज़ लेस देन इक्वल टू, मतलब क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर इतना आ सकता है तो इससे कम भी आ सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं जा सकता। तो एट मोस्ट का वर्ड यहाँ पर ये इस बात की आपको दलालत कर रहा है, इस बात की तर्जुमानी कर रहा है जी हमारे पास। तो इसलिए अगर इसको हम लेस देन इक्वल टू 2 लिख रहे हैं तो ये 16 पाउंड्स किसी भी एलिवेटर की कैपेसिटी है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर लेस देन इक्वल टू का निशान आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1600 पाउंड और इससे कम भी आ सकते हैं इसके अंदर। आखिरी था जी, उसको आप देखिए, द पॉइंट 2 एंड -3 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। इसके लिए हमने किया जी, एक क्वाड्रेंट बना लिया जिसके अंदर आपको पता है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। सो राइट साइड पे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव, इधर एक्स की वैल्यू नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होती है जी। तो यहाँ पर आपको पता है जी प्लस, और ये प्लस एज इट इज़ आ गया, ये प्लस और माइनस आ गया, यहाँ पर ये माइनस और माइनस आ गया, ये प्लस और माइनस, और प्लस और माइनस को देखते हुए ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाया करता है। तो ये आज का था छोटा सा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर भी किसी किस्म का कोई मसला हो तो आप MCQs का नंबर दे के हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह हम रिव्यू लेक्चर बना के आपको दोबारा से उस चीज़ का अच्छे से अच्छे समझाने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पार्ट 2 के पेपर को डिस्कस करेंगे। तो ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।